अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे भेजी है शकील अहमद ने, दिल्ली, इंडिया से। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो कहानी को बहुत ज़्यादा आप लोग लाइक करते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स को पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि आपने कहानी को सही मानों में एंजॉय किया। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी कंपनीज जो सुराग रसां जासूस प्रोवाइड करती हैं। हमेशा इंसान अपने मसलों को हल करने के लिए चाहता है कि कोई इस अंदाज में उनके उस मामले में इंटरफेयर करे कि उस मसले को जो गुत्थी सुलझ ही नहीं रही सुलझा कर दे। पूरी दुनिया में लोग ऐसी कंपनियों से राब्ता करते हैं और वो अपने जासूस भेजते हैं। मॉडर्न कंपनीज में बीवियां अपने शौहर की जासूसी कराती हैं और शौहर अपने बीवी की जासूसी के लिए किसी एजेंट को, किसी जासूस को हायर करते हैं और वो तस्वीरें खींचता है, पूरी कहानी का सिरा जोड़कर जिस शख्स ने उसे हायर किया होता है उसके सामने रख देता है। लेकिन कभी कभी किसी के यहां कोई ऐसा केस भी आ जाता है जो इंतहाई ना समझ आने वाला होता है। घर के मकीन उस केस को सुलझा सुलझा कर जब थक जाते हैं कि माजरा है क्या, तो फिर वो ऐसी प्राइवेट कंपनी से राब्ता करते हैं और वो जासूस भेज के उस घर की, उस मकान की, उस दीवार की, उस जगह की, उस ऑफिस की जो भी लोकेशन होती है उनकी वो जासूसी करके आखिरकार मसले को सुलझा देते हैं। इंडिया के कोटा जंक्शन पर वो तेजी से सवार होना चाहता था क्योंकि ट्रेन ने सीटी बजा दी थी और इस सीटी बजाने का मतलब ही यही था कि अब ट्रेन अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होने लगी है। वो तमाम लोग जो कुछ लम्हों के लिए ट्रेन से नीचे उतरे थे अब वो भाग भाग कर ट्रेन में चढ़ रहे थे। कबीर वर्मा, जिसके लिबास से ही नजर आता था कि वो कोई सुराग रसां है, उसने सर पे एक हैट पहन रखी थी। बैग उठाए हुए वो जल्दी से भागता हुआ सेकंड क्लास के डब्बे की तरफ गया जिसकी टिकट जल्दी में उसे मिल सकी थी। वो फर्स्ट क्लास में सफर करना चाहता था लेकिन टिकट जितनी जल्दी उसे लेनी थी वो निकलना चाहता था, उस गांव से भागना चाहता था। उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, खुद उसका दिमाग शाएं 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 कर रहा था। जब उसने सेकंड क्लास के डब्बे की तरफ देखा तो वो इतना खचाखच भरा हुआ था कि उस पर चढ़ना, और पहली बात है चढ़ना ही मुश्किल था। लोग इस तरह भाग भाग के उसके ऊपर चढ़ रहे थे। अगर उसको जगह मिल भी जाती, वो अंदर पहुंच भी जाता तो जितना वो खचाखच भरा हुआ था वहां पे उसको सीट ना मिलती, खड़ा होना पड़ता। फौरन उसके दिमाग में ख्याल आया क्यों ना फर्स्ट क्लास डब्बे में सवार हुआ जाए। यूं वो भागता हुआ फर्स्ट क्लास डब्बे की तरफ गया। कबीर वर्मा जल्दी से फर्स्ट क्लास के डब्बे में सवार हो गया। अब ट्रेन अपनी स्पीड तेज कर चुकी थी। यकीनन अभी भी कोई लोग जो पीछे रह गए थे वो इंतहाई तेजी से भाग रहे थे। उनके प्यारे वहां ट्रेन के दरवाजे में खड़े होके हाथ नीचे पहुंचा रहे थे कि जल्दी से मेरा हाथ थामो और मैं तुम्हें ऊपर खींच लूं। जो अपने प्यारों को छोड़ने के लिए आए थे वो दूर खड़े हाथ हिला रहे थे, जिनके चेहरे पे एक उदासी थी, अफसुर्दगी थी, क्योंकि उनके प्यारे जा रहे थे। और कुछ लोग अंदर ही बैठे बाहर गुजरते स्टेशन को, जो अब आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहा था, वो देख रहे थे। कबीर वर्मा जब अंदर दाखिल हुआ तो वो एक केबिन की तरफ गया जहां देखता है एक अकेला मुसाफिर सवार है। दिन की उस रोशनी में उसने
काले चश्मे पहन रखे हैं, उसने भी सर पे एक हैट पहन रखी है। किताब के मुतालिए में वो मसरूफ है। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो उसने इसकी तरफ एक निगाह भी नहीं देखा, अपनी किताब पढ़ने में मसरूफ था। यकीनन वो फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहा था, किसी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला था और उसके कपड़े, उसके लिबास से भी मालूम होता था कि वो किसी खाती फीती फैमिली से ही है। जब वो नीचे सीट पर बैठ गया तो उसे उम्मीद थी कबीर वर्मा को ये मेरी तरफ देखेगा और यकीनन सी बात है, इसे हो सकता है मेरे इस अंदाज में अंदर दाखिल होने से प्रॉब्लम भी हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग, कबीर वर्मा जानता था, दूसरों की मौजूदगी को अच्छा महसूस नहीं करते, उनको बुरा लगता है। ये हमेशा अकेला सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि कोई बातचीत करने वाला ना हो, बल्कि वो किताब का सहारा लेके किताब पढ़ते रहें। वो अपना बैग रख चुका था, नीचे बैठ चुका था और उस शख्स को देख रहा था जिसने अभी तक उसकी तरफ देखा ही नहीं था। तभी कबीर वर्मा ने उससे कहा, मैं यहां बैठ गया हूं, आपको कोई एतराज तो नहीं है? उस शख्स ने, जिसका चेहरा किताब के पीछे छुपा हुआ था, किताब को नीचे किया और अभी तक उसके चेहरे पे काली ऐनकें लगी हुई थीं। उसने कबीर वर्मा को सर से लेके नीचे तक देखा, जिससे अंदाजा होता था कि कबीर का यहां पे आना उसको पसंद नहीं आया। उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन बताते थे कि उसे बुरा लगा है। बगैर कोई जवाब दिए, क्योंकि कबीर ने पूछा था आपको बुरा तो नहीं लगा, कि वो जवाब देता हाँ लगा है या नहीं लगा, उसने सिर्फ एक निगाह कबीर को देखा और किताब अपने आगे कर ली, जैसे वो किताब पढ़ना चाह रहा हो, बात करने के मूड में ही ना हो। ट्रेन चल पड़ी थी, अब अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी और एक मुसलसल ट्रेन का जो शोर होता है सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के डब्बे में ज़्यादा ही सुनाई देता है। जो फर्स्ट क्लास के डब्बे बनाए जाते हैं उनको बनाया ही इस अंदाज में जाता है कि वहाँ पे शोर बहुत कम सुनाई देता है। छकाछक 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 छकाछक, वो ट्रेन की मुसलसल आवाज़ और एक मखसूस रफ्तार से चलती हुई ट्रेन, और कबीर वर्मा जो अभी सवार हुआ था एक सोचों के समंदर में डूब गया। वो उलझा हुआ था, वो परेशान था। जिस तरह की सिचुएशन से वो गुजर के आया था, वो जानता था उसके ऊपर क्या गुजरी है। थोड़ी देर के बाद टिकट चेक करने के लिए टिकट चेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने उस शख्स से टिकट मांगा। उसने जेब से टिकट निकाला और टिकट दिया तो उसने कहा, अच्छा आप दिल्ली जा रहे हैं? जी, मैं दिल्ली जा रहा हूं। दूसरा टिकट उसने कबीर वर्मा से मांगा। कबीर वर्मा का टिकट देखते ही उसने कहा, आपने कहां जाना है? उसने कहा, मीरानगढ़। लेकिन ये टिकट तो थर्ड क्लास का है, ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है, आप यहां पे क्यों सवार हो गए हैं? वो मीरानगढ़ से आ रहा था। तभी वो बोला, मुझे हर सूरत में इस ट्रेन में सवार होना था, इसलिए जल्दी में मुझे यही टिकट मिल सका। आप मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट बना दीजिए। उसने किताब कॉपी निकाली और फर्स्ट क्लास का टिकट बनाकर कबीर वर्मा के हवाले किया और उसने उसे पैसे अदा कर दिया। अब वो सुकून से बैठ सकता था। अब उसे अंदाजा हो चुका था सामने बैठा हुआ शख्स दिल्ली जा रहा है और वो मीरानगढ़ से आया था। वो क्यों गया था वहां पे, क्या हुआ था उसके साथ, उसके चेहरे की परेशानी बताती थी। एक जासूस जो कभी परेशान नहीं होता, वो बेचैन था कि कोई उससे बात कर सके, उसके साथ जो हालात बीते थे कोई सुन सके उसे। तो तभी सामने बैठे हुए उस शख्स ने, जिसने उसके पहले सवाल का जवाब तक नहीं दिया था, किताब को नीचे रखा और कहा, आपको कहां जाना है? सर से पांव तक देखते हुए कहा, और आप काफी परेशान लग रहे हैं। मेरा नाम आदर्श त्यागी है। और आपका नाम? मेरा नाम कबीर वर्मा है।
आपसे मिलकर खुशी हुई। कबीर वर्मा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आदर्श त्यागी ने उससे मुसाफा किया और फिर उसने उसी सवाल को दोबारा रिपीट किया, आप परेशान लग रहे हैं। कबीर वर्मा एक गहरी सांस लेते हुए बोला, जी हालात ही कुछ ऐसे हुए हैं कि समझ कुछ नहीं आ रहा। दिमाग जैसे माउफ सा हो जाता है, ऐसे ही माउफ हो गया है। आप काम क्या करते हैं? आदर्श त्यागी ने पूछा। मैं एक सुराग रसा कंपनी में, फर्म में प्राइवेट जॉब करता हूं। मेरी कंपनी का कहना यह है कि अपनी कंपनी का सबसे बेहतरीन जासूस मैं हूं। कई ऐसे केस मैं सॉल्व कर चुका हूं जिस पे कंपनी को मुझ पर फख्र है। लेकिन अभी ये कहते हुए वो चुप सा कर गया। वो शख्स अपनी किताब को जो उल्टा रख के बैठा था, उसने किताब को इस अंदाज में बंद कर दिया जिसका मतलब था कि मैं तुम्हें मुसलसल सुनने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब पढ़ते पढ़ते आप अपनी किताब को उल्टा रखते हैं तो इसका मतलब है चंद लम्हे बात कर लेते हैं, फिर मैं अपनी किताब पढ़ूंगा। और किताब को बंद करके रखने का मतलब होता है कि आपने किताब अपनी बंद कर दी है कि अब बताओ भाई, तफसील से बताओ क्या मसला है। कुछ लम्हे वो सोचता रहा और उसके बाद बोला, समझ नहीं आ रही बताऊं या ना बताऊं, लेकिन शायद मुझे दिल का बोझ हल्का करना चाहिए, मुझे जरूर बताना चाहिए। पिछले दिनों हमारी कंपनी को मीरानगढ़ के जो नवाबों की हवेली है, जहां पे नवाब रहते हैं, वहां से एक खत मौसूल हुआ। उन्होंने खत में लिखा था कि हमारे यहां कुछ इस तरह के वाकयात हो रहे हैं जो नामुमकिनात में से हैं, और हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका ताल्लुक इंसान की दुनिया से नहीं है, किसी और मखलूक से है। और वो मखलूक हमारे घराने को नुकसान पहुंचाना चाहती है। यहां तक कि उसने फैमिली के एक फर्द को नुकसान भी पहुंचा दिया है। हमें आपकी मदद की जरूरत है, तो आपकी कंपनी जो अपना बेहतरीन जासूस है उसे हमारे पास भेज दे और उसे कहिए वो हमारी आके मदद करे। उस खत में उन्होंने तफसील से लिख दिया था। कंपनी के लिए भी एक अजीबो गरीब केस था। आज के दौर में ऐसा नामुमकिन था। उनका वहम हो सकता है, उनका डर हो सकता है, लेकिन हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं हो सकता। आज के दिल में ये कैसे पॉसिबल था? जिन्नात, जिन, भूत, चुड़ैल, आत्माएं, इनकी बात तो सुनी थी, लेकिन जो वो कह रहे थे वो बहुत अजीब था। उन्होंने कबीर वर्मा का इंतखाब किया। कबीर वर्मा को कहा, जाने से पहले आप पूरे केस को एक दफ़ा स्टडी कर लीजिए, इस खत को पढ़ लीजिए, मज़ीद आपको वहाँ पे जाके पता चलेगा, और अपने हिफाजती इंतज़ामात करके जाइए। कबीर वर्मा बेहतरीन जासूस होने के साथ साथ एक इंतहाई समझदार शख्स था। किसी भी केस को करने से पहले उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं होता था तो उस मामले की वो भरपूर स्टडी करता था, उस मामले का भरपूर जायजा लेने के बाद वो उस केस में इन्वॉल्व हो जाता। उसने सारे केस को देख लिया और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गया। रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद एक तांगा उनका मुंतजिर था। वो तांगे की तरफ बढ़ने ही लगा, लेकिन उसके गेटअप को देख के वहीं पे मौजूद एक शख्स जो पहले ही उसका मुंतजिर था, उसने कहा, क्या आप फलां कंपनी से आए हैं? कबीर वर्मा एकदम चौंक पड़ा और उसकी तरफ देख के कहा, जी मैं वहां से आया हूं, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? क्योंकि एक नए शहर, एक छोटे से गांव की तरफ इस तरह जाते हुए कोई उसका नाम लेके पुकारे तो उसका चौंकना तो बनता था। वो एक जासूस था। उसने कहा, मुझे नवाब साहब ने आपको लेने के लिए भेजा है, आप तांगे पे नहीं, आप मेरे साथ गाड़ी में जाएंगे, आप गाड़ी में आ जाइए। वो समझ गया, खत में भी ये मेंशन था कि हम इन डेट्स में इंतजार करेंगे, और उन्होंने एक ड्राइवर को भेज दिया था।
वो गाड़ी में सवार हुआ, बैग रखकर गाड़ी चल पड़ी। और जब वो हवेली के बिल्कुल करीब पहुंचे, क्योंकि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो कई जगहों पे उसे वीरानी नजर आई। इर्द गिर्द ज़मीनें भी काफ़ी बंजर थी, कहीं कहीं पे ज़मीनें आबाद ज़रखेज़ नज़र आती, कहीं पे बंजर नज़र आती। लेकिन एक बात क्लियर थी, वो किसी शहर में नहीं, एक छोटे से देहात की तरफ जा रहे थे, गाँव की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो उस बड़ी सी हवेली के सामने पहुंचा तो एकदम से हैरान रह गया। वो तो एक बहुत बड़ी नवाबों की जिस तरह हवेली बनाई जाती है, 2 मंजिला हवेली थी। उसकी शान और शौकत को देखकर लगता था कि जिसने भी बनवाई थी अपने वक्त में एक शानदार बहुत बड़ी हवेली बनवाई थी। और आज के दौर में उसकी देखभाल करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसी हवेली की देखभाल करने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। वक्त के साथ साथ नवाबों के अंदर भी पैसे की वो जो फरावानी थी, बेइंतहा बेदरेग पैसे का इस्तेमाल था, वो भी कम होता जा रहा था। लेकिन अब भी कई हवेलियां आबाद थी, जिनमें से एक हवेली उसकी आंखों के सामने थी। वो गाड़ी से उतर के उस हवेली को देख रहा था और फिर वो अंदर दाखिल हुआ। उस बड़ी सी हवेली के गेट पे चौकीदार ने जब गेट खोला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो पहले नवाब साहब को इतला दी गई। नवाब सिकंदर अली खान उनके मुंतजर थे। वो हवेली के मेन दरवाजे से चलते हुए गेट की तरफ खुद पहुंच गए, जैसे कबीर वर्मा को खुद लेने के लिए आए हों। कबीर वर्मा ने दूर से ही देख लिया था जो शख्स चलता हुआ आ रहा है, उसकी चाल ढाल, उसका लिबास, उसके बालों का स्टाइल बताता था वो एक खानदानी नवाब है। एक ऐसा इंसान जो पैदा होते ही अपने आप को अंदाजा लगा लेता है कि वो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है। तो बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापे तक ऐसे लोगों का उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ बताता है कि ये पैदाइशी नवाब हैं। उसकी भी चाल ढाल और लिबास एक पैदाइशी नवाब का था। मेरा नाम सिकंदर अली है और मेरा नाम कबीर वर्मा है। सिकंदर अली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया मुसाफे के लिए। दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफिया किया और कहा, आप अंदर आ जाइए। वो उसे लेकर जब हवेली के मेन बड़े से दरवाजे से दाखिल हुआ, जो एक इमारत का दरवाजा था, बाहर तो गेट था, तो शायद घर के बाकी जितने मकीन थे उनको इतला कर दी गई थी। उन्हें कहा, आप कुछ लम्हे यहां तशरीफ रखिए, मैं अभी आपके पास वापस आता हूं। इतनी देर में मुलाजिम जूस लेकर उनके लिए आ गया और नवाब साहब अंदर चले गए। जिस जगह पे वो बैठा था ये एक ड्राइंग रूम टाइप था, लेकिन उसके अंदर इमारत झलकती थी। ये इतना बड़ा ड्राइंग रूम था कि उसके अंदर सोफे ही सोफे लगे हुए थे। इससे अंदाजा लगाइए कि एक बड़ा सा फानूस जो लगाया जाता है, उस ड्राइंग रूम के अंदर 4 बड़े फानूस लगाए गए थे। यानी अगर बैक वक्त 30, 35 या 40 लोग भी बैठना चाहें तो इस तरह का सेटअप किया गया था, ऐसा फर्नीचर लगाया गया था कि 30-35 लोग आराम से उस जगह पर बैठ सकते थे। इसलिए 4 फानूस लगे हुए थे। उसने पर्दों को देखा, उनका रंग थोड़ा सा फीका जरूर पड़ गया था, लेकिन अभी भी बताते थे वो पर्दे इंतहाई नायाब पर्दे हैं। वो फानूस नायाब था, जमीन पे बिछा हुआ कारपेट बहुत नायाब था। और फर्नीचर की तरफ देखते हुए कबीर वर्मा फौरन समझ गया ये वो फर्नीचर है जो सिर्फ नवाबों के लिए ऑर्डर पे बनाए जाते थे, जो बेचे नहीं जाते थे, सिर्फ नवाबों के लिए होते थे। वो उस कमरे की दरो दीवार को, उस कमरे की हर इस चीज को बगौर देख रहा था कि तभी कमरे के अंदर कुछ लोग दाखिल हुए। ये खानदान के लोग थे। अब वो सिकंदर अली खान जो उसके सामने आया था, अब उसके साथ एक बड़ी उम्र की खातून थी। सिकंदर अली खान की बीवी, उनका छोटा भाई नवाब मिर्ज़ा अली खान और उसकी बीवी, वो सब सलाम करके वहीं पे बैठ गए। तभी नवाब सिकंदर अली खान ने तारुफ कराया, ये हमारी वालदा हैं बेगम शाहीन आरा। कबीर वर्मा ने उनसे सलाम किया। सलाम के जवाब के साथ उन्होंने इंग्लिश में उससे पूछा, तुम खैरियत से हो?
उनका इंग्लिश का एक्सेंट बताता था कि पुराने वक्तों में जो तालीम थी और जो इंग्लिश का बोलना था वो एक ब्रिटिश स्टाइल का था। वो ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोल रही थी। फिर उसके बाद उसने तारुफ कराया, ये मेरी बीवी है और ये मेरा छोटा भाई नवाब मिर्ज़ा अली हैं, नवाब मिर्ज़ा अली खान, और ये उनकी बीवी हैं। सब ने उनको सलाम किया। अब वो इकट्ठे होकर सारे वहीं पे बैठ गए। तब नवाब साहब ने बताना शुरू किया, आपको जहमत इसलिए दी है कि हम जिस मसले का शिकार हो गए हैं, हम नहीं चाहते कि टीवी पे अखबारात में ये मसला उछाला जाए। हम चाहते हैं खामोशी से इस मसले को हल कर दिया जाए। इसलिए हमने आपकी कंपनी से रब्ता किया था। यकीनन उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन जासूस को भेजा होगा। कबीर वर्मा ने कहा, जी मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकूं, लेकिन आप मुझे बताएंगे मामला है क्या? वो बोले, फिलहाल तो इतना बताता हूं, हमारी छोटी बेटी इस वक्त अस्पताल में है, उसकी जिंदगी बच गई है। और ये आपके पीछे जो हमारा कुत्ता नजर आ रहा है, वो एकदम मुड़ा और उसने देखा एक कुत्ता आके, बड़ा सा स्पेशल कुत्ता जो ट्रेंड होता है, उसके साथ आकर बैठ गया था। ये अगर कुत्ता मौजूद ना होता तो हमारी बेटी की जान जा सकती थी। इस कुत्ते ने हमारी बेटी की जान बचाई है। उसका खून काफी बह गया था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है, अस्पताल में है। हम सब बहुत परेशान हैं। मेरी फैमिली से आप मिल चुके हैं। मजीद कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे बाद में करना चाहूंगा। अभी मकसद आपको फैमिली से मिलवाना होगा। मुलाजिम आपको ऊपर आपका कमरा दिखा देता है, आप पहले फ्रेश हो जाइए। तारुफ का मकसद ये था, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो बता दीजिएगा और फिर आराम से आपसे बात होती है। वो सब उससे मिलकर चले गए कि दोबारा मुलाकात होती है। मुलाजिम को आवाज़ दी गई और मुलाजिम उनका बैग उठाए उनको ऊपर वाली मंजर की तरफ ले गया। उसने मुलाजिम से चलते हुए पूछा, ऊपर कितने कमरे हैं? तो उसने कहा, यहाँ पे 30 कमरे हैं। तो वो सीटी बजाने वाले अंदाज में बोला, ओ अच्छा, तभी लग रहा था कि हवेली भी तो कितनी बड़ी है। वो अपने कमरे में पहुंचा, नहा धो के फ्रेश हुआ, लिबास चेंज किया और उसके बाद वो कमरे से बाहर निकला तो मुलाजिम ने उसे कहा, नवाब साहब आपके मुंतज़िर हैं। उसे लेकर नवाब साहब के पास नीचे गया और यूं नवाब साहब जो पहले से उसके मुंतज़िर थे उसे बैठने का इशारा किया, मुलाजिम को जूस लाने का कहा और गोया हुए, मैं आपको पहले वो सब कुछ शुरू से सुनाना चाहता हूं जो मैंने खत में नहीं लिखा, बच्ची के जख्मी होने का लिखा। क्या हुआ है, फिर आपको समझने में आसानी होगी। मेरे वालिद साहब जिनका नाम नवाब फिरोज अली खान और उनके भाई नवाब सलीमुद्दीन थे, ये हवेली नवाब सलीमुद्दीन की थी। सलीमुद्दीन और मेरे वालिद दोनों ही अलग अलग मिजाज कर थे। मेरे वालिद साहब इंतहाई रहम दिल मोहब्बत करने वाले, लोगों का ख्याल करने वाले, और सलीमुद्दीन इंतहाई सख्त मिजाज थे। इतने सख्त मिजाज के मुलाजिम और घर के लोग उनसे डरते थे। वो बात बात पे ना सिर्फ उखड़ जाते बल्कि मारने से भी दरेग ना करते, और उनका गुस्सा बहुत मशहूर था। पूरा घर उनसे सहमा रहता। लेकिन वालिद साहब क्योंकि उम्र में बड़े थे उनसे, तो वालिद साहब की वो हमेशा ताजीम बजा लाते और उनके सामने खामोश रहते। कई हवेलियां थीं। ये हवेली जिस वक्त
सलीमुद्दीन और मेरे वालिद साहब शिकार की नीयत से, रेस्ट की नीयत से, घूमने फिरने की नीयत से कि रेस्ट करना है, तो शहर से दूर ये हवेली बनाई ही इसलिए गई थी कि यहाँ पे आके मुस्तकिल क़याम नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए क़याम किया जाता था और वापस लौट जाते थे। असल हवेलियाँ शहर के अंदर थीं, मेरे वालिद साहब की भी और सलीमुद्दीन हमारे चचा की भी। वह यूं कि जब हमारी बड़ी बड़ी हवेलियों पे कब्जे होने लगे तो वहां हमने फैसला किया कि जो गांव के अंदर मौजूद हवेली है हमें वहां पे चले जाना चाहिए। मैं अपने छोटे भाई, वालिद साहब और वालिदा के साथ यहां पर आ गया। जायदाद का जो इशू चल रहा था, हुकूमत के दरमियान हमारे दरमियान जो मामला कई चीज़ों पे चल रहे थे, वहीं पे वालिद साहब को दिल का दौरा पड़ा और जैसे उनको दिल का दौरा पड़ा मैं उनको अस्पताल ले गया। अस्पताल डॉक्टरों ने उनको बचा तो लिया लेकिन वो एकदम से कमज़ोर पड़ गए थे। डॉक्टर पहले तो बिल्कुल मुतमईन थे कि ये बच जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया, डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर कह दिया आप अपने वालिद से कोई बात करना चाहते हैं तो फिरोज़ अली खान से बात कर लीजिए, अब इनके बचने के इम्कान बहुत कम हैं। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनकी तबीयत संभलने की बजाय मुसलसल बिगड़ती जा रही है, हमें समझ नहीं आ रही। मुझे वालिद साहब से मिलने की इजाज़त मिल गई और मैं वालिद साहब के पास अंदर कमरे में चला गया। अब उस अस्पताल की स्पेशल रूम में सिर्फ मैं और वालिद साहब थे। वालिद साहब की आंखों में बेइंतहा खौफ था। जब वो बोले तो बिल्कुल आहिस्ता आवाज में बोले, जैसे उनकी आवाज ही ना निकल रही हो। मैंने अपना कान उनके करीब किया, सुनने की कोशिश की तो मुझसे बोले, इस हवेली से चले जाओ, कहीं पे भी रिहाइश इख्तियार कर लो, लेकिन जहां तुम अपने छोटे भाई और मां के साथ शिफ्ट हुए हो इस हवेली को छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को छोड़ दो। सिकंदर अली खान कहते हैं, मैंने वालिद साहब से पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानते हैं हवेलियों के मुकदमात मसाइल चल रहे हैं, सारा कुछ है, तो ये अपनी ही हवेली है, ठीक है आप लोग पहले कभी इसको आरजी टाइम के लिए इस्तेमाल करते थे लेकिन अभी सर छुपाने को ये अच्छी जगह है और जब तक ये केस और मामला चलेंगे सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा, लेकिन शहर में इतना बड़ा घर ढूंढना जो हमारी शान और शौकत के बराबर हो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वालिद साहब के चेहरे पे एक खौफ सा सवार हो गया। कुछ देर चुप रहे और उसके बाद बोलना शुरू हुए। तुम्हारे चचा सलीमुद्दीन तुम जानते हो ना किस तबीयत के मालिक थे। मेरे सामने तो वो चुप रहते थे लेकिन सबके साथ बेइंतहा जुल्म और ज्यादती करते थे और कुछ दिनों के रहने के लिए वो इसी हवेली में शिफ्ट हो गए जहां तुम लोग रहते हो। वो शिकार की नीयत सरकय थे, बाकायदा वहां पे भी मुलाजमों की एक फौज होती थी, लेकिन उस दिन वो शिकार खेलते खेलते एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे जंगल के दरमियान एक झोंपड़ी सी बनी हुई थी और उस झोंपड़ी के अंदर एक शख्स बैठा कोई जंतर मंतर कर रहा था। वो वहां पे रुक गए, अपने घोड़े से नीचे उतरे और चलते हुए उस झोंपड़ी टाइप के पास गए। वो शख्स जिसके वजूद पर सिर्फ एक लंगोट था जिसने उसने अपने जिस्म को ढांप रखा था, बाकी उसका टांगें और उसका सीना लिबास के बगैर था। उसके गले में कई मालाएं पड़ी थी, इस तरह की मालाएं जिसमें हड्डियां लगी हुई थी, एक ऐसी माला जो पता नहीं किस जानवरों की हड्डियों से बनाई गई थी। उसने अपने चेहरे पे अजीबोगरीब से काले निशान लगा रखे थे। सलीमुद्दीन उसको देखते रहे और फिर से बोल पड़े, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद करके कुछ
जाप किए जा रहा था, मंत्र पढ़े जा रहा था कि तभी सलीमुद्दीन ने कहा, कौन हो तुम और यहां इस जगह पर क्या कर रहे हो? उस शख्स ने अपनी आंखें खोल दी। वो टिकटिकी बांधे सामने खड़े सलीमुद्दीन को देखता रहा। यकीनन उसका लिबास बताता था कि कोई नवाब है जो सामने खड़ा है, लेकिन वो बोला नहीं। उसके चेहरे पे कोई भी नवाब के लिए इज्जत, कोई भी नवाब के लिए एहतराम नहीं आया। वो उसे देखता रहा और उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और पढ़ना शुरू कर दिया। नवाब को इस बात पे इतना गुस्सा आया, वो तो वैसे ही सलीमुद्दीन गुस्से का तेज था कि इसकी इतनी जुर्रत कि मुझे जवाब तक नहीं दिया और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। उसने मुलाजिमों से कहा, इसे बांध दो और मेरे साथ ले चलो। वो अपने पढ़ने में उसी तरह मसरूफ था कि मुलाजिम उस पर टूट पड़े और उसे बांध दिया गया। उसे जैसे ही पकड़ने लगे तो उसने कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं जो अपना अमल कर रहा हूं इसको मुकम्मल करने दो। अगर तुमने इसमें बीच में रुकावट डाली, तुम जानते नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। सलीमुद्दीन ने कहका लगाया और कहा, तुम मुझे डराओगे? तुम? मुलाजमों से गुस्से से बोला, देख क्या रहे हो मेरा मुंह, उठा लो इसे। और मुलाजमों ने उसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया ताकि वो कुछ बोल भी ना सके। तो सलीमुद्दीन बोला, नहीं, इसके मुंह में कुछ ठोंस दो, ये पढ़ भी ना सके। एक कपड़ा उसके मुंह में ठोंस दिया गया और ऊपर से कपड़ा बांध दिया गया। उसके हाथ पांव बांध दिए गए। ना वो बोल सकता था, ना वो चिल्ला सकता था, नाक के जरिए सिर्फ सांस ले सकता था। उसको बांधकर हवेली ले गए। जब हवेली उसे बिठाया गया तो वो बोल नहीं पा रहा था, कुर्सी से बंधा हुआ सामने बैठा था और सलीमुद्दीन उससे बोल रहा था कि तेरी आंखों में इतनी गुस्ताखी, वो भी नवाब सलीमुद्दीन के लिए, कि तू अपनी आंखों को जिस अंदाज में घुमा रहा है और जितने गुस्से से तू मुझे देख रहा है, लगता है तू मुझे खा जाएगा। उसका गुस्सा सलीमुद्दीन का कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसने कहा, इसके मुंह से कपड़ा निकालो और इसका जो मुंह बंधा हुआ है खोल दो, मैं भी तो देखूं। इसकी आंखों में जो जुनून है, मैं इसकी अभी आंखें निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। मुलाजमों ने जैसे ही उसके मुंह से कपड़ा हटाया और मुंह में ठूंसा हुआ कपड़ा निकाला तो वह एकदम से बोला बदतमीजाना लहजे में कि तूने बहुत बड़ी मूर्ख गुस्ताखी की है। अब देख तेरे साथ मैं क्या करता हूं, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। और उसने उसी वक्त कुछ ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। नवाब को यह बर्दाश्त ही कहां होना था कि कोई उसको कह रहा था कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा, और उसके मुलाजमों के सामने इतनी हिकारत से, इतनी नफरत से कोई बोला था, उससे बर्दाश्त ही ना हुआ। उसने मुलाजिम से कहा, इसकी जबान बाहर निकालो। मुलाजिम बेचारे क्या करते, वो हर वक्त उससे खौफजदा रहते थे। वो भागे आगे बढ़े, वो पढ़ रहा था, एक ने मुंह खोला, दूसरे ने उसकी जबान को बाहर निकाला तो उसने उसकी जबान को काट डाला। अब उसका मुंह खून से भर गया था। तभी नवाब सलीमुद्दीन बोला, तू मुझे जलाएगा, तो मुझे कुछ करेगा, देख मैं तुझे कैसी अजियतनाक मौत देता हूं। तूने नवाब के साथ यह किया। उस दिन उसका वैसे ही मूड बहुत ऑफ था। उसने कहा, इसके मुंह पे कपड़ा दोबारा ठोंस के मुंह के अंदर इसका मुंह को बांध दो। और उस छुरी से उसने उसके जिस्म पे इतने वार किए, इतने वार किए, उसके सीने पे, उसकी कमर पे, उसके पेट पे, और वो कह के लगाता जा रहा था और उसके सीने पे चाकुओं से वार पे वार, वार पे वार करता जा रहा था, यहां तक कि वो तड़प तड़प कर वहां से मर गया। वो तड़प तड़प के जब वहां से मर गया तो नवाब सलीमुद्दीन बोला, इसके जिस्म को उठाकर कुत्तों के आगे फेंक दो। वो चाहता था कि उसके मुलाजिम हमेशा उससे कांपते रहें, डरते रहें, किसी की जुर्रत भी ना हो कि सलीमुद्दीन के आगे कोई ऊंची आवाज में बोल सके। वो रात को सोया हुआ था कि उसने एक ख्वाब देखा। वही शख्स जिसने उसे मारा था वो चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
और उसने उससे कहा, तूने मेरी पढ़ाई में एक तो रुकावट डाली और उसके बाद तूने मुझे बेदर्दी से मार डाला। मैं तेरे खानदान से बदला लेकर रहूंगा, सिर्फ खाली तुझसे नहीं, तेरे पूरे खानदान से बदला लूंगा। तू जानता नहीं तू कितनी बड़ी गलती कर बैठा है। तू अपने आप को ताकतवर समझता है, जिसका दिल चाहता है तो उसको मार डालता है, जो दिल में आता है कर गुजरता है, लेकिन तुझे यह नहीं पता तूने पंगा किससे लिया है। बस थोड़ा सा इंतजार कर और देख तेरी तबाही मैं कैसे करता हूं, तेरे पूरे खानदान की तबाही कैसे करता हूं। ये ख्वाब सलीमुद्दीन मुसलसल देखता रहा कि फिर एक दिन उसने ख्वाब की ताबीर वाले को बुलाया और उससे कहा, मैं ये ख्वाब देख रहा हूं मुसलसल, ये क्या है। ख्वाब की ताबीर वाले ने जो ख्वाब की ताबीर बताई वो बहुत ही खौफनाक बताई और कहा, बेहतर है कि आप किसी ऐसे अल्लाह वाले से रब्ता कीजिए, किसी ऐसे से रब्ता कीजिए जो इल्म रखता हो। ये बहुत खौफनाक है, कुछ बुरा होने वाला है। सलीमुद्दीन ने कैसे ही पढ़ाई करने वाले को बुलाया। उसने घर में दाखिल होते ही कहा, नहीं, वो बहुत ताकतवर हो चुका है और मजीद अपनी ताकत हासिल कर रहा है, उसको रोकना मेरे बस में नहीं है। वो आएगा, वो एक एक करके सबको मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा। सलीमुद्दीन ने उससे पूछा, कौन है वो और ये तुम किसकी बात कर रहे हो। उसने कहा, वही जिसे आपने जंगल से उठाया था और तड़पा तड़पा के मार डाला था। वो कोई आम बंदा नहीं था। आप उसको एक आम इंसान समझ के जैसे करते थे, आपने वही सलूक उसके साथ किया, लेकिन वो इंसान नहीं था। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कुछ करने की कोशिश भी की तो वो आपके खानदान को तो मारेगा, सबसे पहले मुझे मार देगा। सलीमुद्दीन गुस्से में आ गए कि तू जानता है तू मुझे इनकार कर रहा है। अगर तूने मेरी फैमिली को और मुझे बचाने के लिए कोई मंत्र, कोई जंतर, कोई पढ़ाई ना की तो मैं तुझे मार डालूंगा। वो डर गया और कहा, नहीं ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूं। खौफ की वजह से उसने कहा, लेकिन जानता था वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे घर में ही रोक दिया गया। जब रात हुई तो सब सो रहे थे, चीखों की आवाज बुलंद हुई। सलीमुद्दीन भी जाग गया और उसने देखा ये चीखों की आवाज उसी शख्स की है जिसको घर में रखा गया था कि वो हिफाजत कर सके। वो अपने कमरे से बाहर निकला और जब जाके उसने देखा तो वही शख्स जमीन पे खून में लथपथ पड़ा था, उसके गर्दन से खून बह रहा था और देखते ही देखते वो वहीं मर गया। और उसके बाद फिर तबाही शुरू हुई। एक एक करके घर के लोग मरते गए। कोई इस अंदाज में आता कि जैसे उनका किसी ने खून पी लिया हो, उसका खून खत्म हो गया हो जिस्म से और इंसान मर गया हो। नरखड़ा जिस तरह किसी ने काट डाला हो। सलीमुद्दीन ने बहुत कोशिश की इधर उधर सब कुछ करने की, कोई भी उसे बचाने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी आता वो कहता, नहीं, वो बहुत ताकतवर होकर वापस लौट आया है, उसे मारना बहुत नामुमकिन है। कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। और उसकी घर वाली, पहले उसकी बीवी, फिर उसकी बेटी, फिर उसका बेटा, घर के लोग मरते जा रहे थे, यहां तक कि आखिरी नंबर सलीमुद्दीन का लगा। वो ये सारी बात अपने भाई फिरोज अली खान को बता चुका था। भाई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। भाई ने भी जितने लोगों से बात की थी, सब ने कहा था, आप इस मामले से दूर रहिए, आप अल्लाह के अच्छे बंदे हैं, अल्लाह आपको पसंद करता है, नेक हैं, गुनहगार नहीं हैं भाई की तरह। इस मामले से दूर रहिए और कोशिश कीजिए उस हवेली की तरफ कभी मत जाइएगा, क्योंकि उसी हवेली में ही उसी का कत्ल हुआ था और अब वो वहीं भटकता है। यूं सलीमुद्दीन और उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। वक्त आगे बढ़ा और जब मामला यहां तक पहुंचा, बड़े भाई ने बहुत समझाया था उसे। वक्त से पहले छोटे ने पहले शादी की थी, बड़े ने शादी भी नहीं की थी। बड़े ने एक काफी उम्र के बाद शादी की थी, यानी उस वक्त शादी की थी जब उसकी जवान बेटे होने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त तक उसने शादी नहीं की थी। तब जाके उसने शादी की
बाद में जब उसकी औलाद हुई तो कोई भी बात औलाद को पता नहीं थी, और आज अब बाप जब अस्पताल में था तो बेटे सिकंदर अली खान को बता रहा था कि उस हवेली में ना जाना, उस हवेली का राज ये है। नवाब सिकंदर अली खान अपने बाप फिरोज अली खान से ये सारी कहानी सुन के चौंक सा गया और कहा, आज के दौर में ये कैसा मुमकिन है बाबा? उस वक्त कुछ हुआ होगा, आप सही कह रहे हैं। और सिकंदर अली चाचा जो थे, सलीमुद्दीन सिकंदर अली बोला, वो वैसे भी जिस मिजाज के थे, हमने सुन रखा है उनके बारे में, उनको देख रखा है, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आप अभी आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसने बाप को कमरे में छोड़ा, वहीं अस्पताल में ही था। थोड़ी देर के बाद पता चला वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब वो हवेली में वापस तो आ गया, लेकिन अभी तक उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वालिद साहब ने जो कहानी सुनाई थी इसी हवेली के हवाले से थी, इसी हवेली के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन उसे यकीन नहीं आता था कि आज के दौर में कुछ ऐसा भी हो सकता है। उसने ये सारी बात सिर्फ मां को बताई। मां ने कहा, मैं भी इस बात से वाकिफ नहीं हूं। इसका मतलब है सलीमुद्दीन के साथ जो हुआ था, उसके खानदान के साथ हुआ था, एक बहुत बड़ा जो मामा बना हुआ था कि उनके साथ क्या होता था। हम यही समझते रहे कि उनके अमालों की सज़ा उनको मिल रही है, लेकिन तुम्हारे वालिद ने मुझे भी नहीं बताया था। आज पता चला है उन्होंने किसी का कत्ल किया था और उस कत्ल की सज़ा उनको मिली है। लेकिन बेटा, हमने तो कोई कत्ल नहीं किया, हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, हमें तो सर छुपाने को ठिकाना चाहिए। हाँ, हमारे हालात पहले जैसे नहीं हैं, उतनी दौलत हमारे पास नहीं है, लेकिन हम हैं तो नवाब खानदान की लड़ी से ना, तो इससे अच्छा ठिकाना हमें कहां मिल सकता है। शहर में कोई मकान बड़ा ले भी लिया, इस मकान की तरह हमारी शान और शौकत के बराबर तो नहीं होगा। घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। वालिदा के कहने पे नवाब सिकंदर अली खान ने वहीं रहना शुरू किया। एक रात नवाब सिकंदर अली खान ने ख्वाब देखा, एक शख्स चलता हुआ उसके कमरे के दरवाजे के बाहर आया। दरवाजा अंदर से बंद था। उस शख्स ने बाहर खड़े होकर ख्वाब देख रहा है सिकंदर अली खान के, लात मारी और दरवाजा खुल गया खुद ब खुद। वो चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सोए हुए नवाब को उसने जगाया और कहा, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तू इस हवेली में रहकर अच्छा नहीं कर रहा। आज तुझे सिर्फ इतना कहने आया हूं, जितनी जल्दी हो सकता है इस हवेली को छोड़ दे, वरना मेरी तुझसे भी दुश्मनी हो जाएगी। सिकंदर अली खान ने देखा कि उसकी आंखें इस अंदाज में लाल हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, उसमें सिर्फ जो सफ़ेद हिस्सा होता है और बिल्कुल दरमियान में काला हिस्सा होता है, काला हिस्सा उसमें था ही नहीं आंख में। टोटल सफ़ेद आंख का हिस्सा था, लेकिन वो सफ़ेद भी इस तरह लाल सुर्ख हो रहा था जैसे उसमें से खून निकल रहा हो। और जब उसने कहा कि यहां से चले जाओ, मेरी तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर तुम यहां से ना गए तो तुम्हारे साथ भी मेरी दुश्मनी हो जाएगी, तभी उसने वहीं पे खड़े हुए गुस्से से अपने मुंह को खोला तो नवाब सिकंदर अली खान ये देखकर डर सा गया। उसके आगे वाले 2 दांत बहुत बड़े थे और नीचे से भी 2 दांत बड़े थे। बाकी दांत बिल्कुल इंसान की तरह, लेकिन वो दांत ऐसे थे जैसे किसी ड्रेकोला के, खून पीने वाले ड्रेकोला के दांत होते हैं, वैम्पायर के, ड्रेकोला के। वो देखकर एकदम से झटका मारा और नींद से बेदार हो गया। क्या देखता है, कमरे में उसकी बीवी और उसकी बेटी सो रहे हैं। कमरे का दरवाजा बंद है, लेकिन उसने देखा कि ये कैसा ख्वाब था। नवाब सिकंदर अली खान जब सुबह उठा तो अपनी मां से उसने ख्वाब का जिक्र किया। मां ने कहा, बेटा, क्योंकि तेरे बाप ने जो कुछ तुझे बताया है वो सब कुछ तेरे दिमाग पर सवार हो गया है, इसलिए तू खौफजदा हो गया है और तुझे ख्वाब की सूरत में भी ऐसा नजर आना शुरू हो गया है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा।
दूसरी रात उसने फिर वही सेम ख्वाब देखा, तीसरी रात भी सेम ख्वाब देखा। परेशान हो गया कि माँ को बताऊंगा तो माँ फिर यही समझेगी कि मैं मुसलसल सोच रहा हूँ, बाप की बातें मेरे दिमाग पर सवार हो गई हैं, इसलिए डर रहा हूँ। लेकिन एक ही ख्वाब बार बार। ये चौथी रात थी। कमरा अंदर से बंद करके वो सोने लगे थे कि उनकी छोटी बेटी, जिसकी उम्र 7 साल थी, वो उनके पालतू कुत्ते के साथ खेल रही थी। माँ और बाप उसको बार बार आवाजें दे रहे थे, अंदर आ जाओ, बस सोने का टाइम हो गया है, अंदर आ जाओ। और वो मुसलसल उस पालतू कुत्ते के साथ खेलने में लगी हुई थी कि माँ ने कहा, आप सोइए, अभी मैं बुला लेती हूँ, आ जाएगी आ जाएगी, कभी कभी जिद करती है, खेल रही है, अभी आ जाती है। नवाब साहब ने कहा, बस इसको अंदर बुला लो। अच्छा ठीक है, मैं बुलाती हूँ। और उसी वक्त वो खेलती खेलती अंदर दाखिल हो गई। नवाब साहब आंखें बंद कर चुके थे, बीवी की भी निगाह ना पड़ी कि कुत्ता भी अंदर दाखिल हो गया। अक्सर ऐसा हो जाता था, कभी कभी वो भी कमरे में कुत्ता सो जाता था। कुत्ता भी कमरे में दाखिल हो गया क्योंकि वो खेलती खेलती उसके साथ आ गई थी और बिस्तर पर चढ़ गई। मां ने उसे पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। वो तीनों बिस्तर पर सो रहे थे और नीचे कुत्ता सो रहा था। रात का कौन सा पहर था कि एकदम से कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आई, जिससे नवाब साहब और उनकी बीवी जाग गई। वो क्या देखते हैं, कुत्ता दरवाजे की तरफ खड़ा देख के जोर जोर से भौंक रहा है। और उसी लम्हे नवाब साहब ने जब कुत्ते की तरफ देखा कि वो किस तरफ देखकर भौंक रहा है, उन्होंने उस सिम देखा तो सेम बिल्कुल वही सेम ख्वाब वाला शख्स, जिसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, सफेद आंखें, अंदर काला निशान नहीं था, ऐसी लाल सुर्ख जैसे इसमें से आग निकल रही हो, और वो सामने खड़ा गुस्से से देख रहा था। तभी उसने वहीं पे खड़े खड़े नवाब साहब को मुखातिब किया और कहा, तुम्हें मना किया था ना यहां से चले जाओ, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तैयार हो जाओ। कुत्ता जो मुसलसल भौंक रहा था, नवाब की बीवी भी उठकर बैठ गई थी, परेशान होकर देख रही थी कुत्ता क्यों भौंक रहा है। वो उठी कुत्ते को चुप कराने के लिए, डांटना शुरू हो गई क्योंकि नवाब की बीवी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो सामने खड़ा हुआ वैम्पायर ड्रैकुला नुमा सिर्फ नवाब सिकंदर अली खान को नजर आ रहा था। उसी वक्त उसने देखा सिकंदर अली खान ने कि वो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान इतनी तेजी से आगे आ सकता है। इतनी तेजी से शाह करते हुए उसकी बेटी के पास पहुंचा और अपने दांत बेटी की गर्दन में गाड़ दिए। इतनी तेजी से हुआ था कि किसी को भी समझ न लगी, लेकिन कुत्ते ने उसी लम्हे छलांग लगाई और लड़की के पास पहुंच गया। वो इतनी देर में लड़की को जख्मी कर चुका था, लेकिन कुत्ते के तेजी से वहां पहुंचने पे वो एकदम से पीछे हटा और जितनी तेजी से आगे आया था उतनी तेजी से ही वो बाहर निकल गया। दरवाजा बंद है, वो दरवाजा बंद दरवाजे से बाहर निकल गया है। बेटी रो रही है, गर्दन से खून बह चुका है, बहना शुरू हो गया, वो जख्मी हो चुकी है। मां चीखें मारना शुरू हो गई। बेटी को उठा लिया, बाप को समझ कुछ ना आया, मुलाजमों को आवाज दी गई। वैसे ही सारे घर वाले जाग चुके थे। बच्ची को जैसे कैसे हाथ से उनका खून रोक के कपड़ा उसको रख के वो फौरन अस्पताल ले गए और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। खून काफी बह गया था, लेकिन फिर भी बच्ची बच गई। अब जो कुछ हुआ था, बीवी ने उस ड्रैकुला को तो नहीं देखा था, लेकिन यह देखा था कुत्ता उस पर झपटने की कोशिश कर रहा था, किसी को देखकर भौंक रहा था। और जब सिकंदर अली खान ने मां को यह बात बताई और उसकी बीवी ने भी बताई, हाँ कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था और कुत्ता झपटा था उस वक्त जब कोई बच्ची पे हमला कर रहा था। मां समझ गई वो ख्वाब जो नजर आ रहा था, बेटे ने जो कुछ कहा था, वो वहम नहीं हकीकत था। बच्ची की जिंदगी खतरे में चली गई थी, लेकिन अब वो खतरे से बाहर थी। तभी मां ने कहा, आज के दौर में हम किसी पीर फकीर आमिल इस तरह के लोगों को बुलाएंगे, ये लेट हो जाएगा। मामला प्रेस तक, टीवी तक, अखबार तक चला जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते ये बात बाहर जाए।
तुम किसी सुराग रसा कंपनी को बुलाओ, वो इसको देखने की कोशिश करेंगे कि वाकई आज के दौर में भी ड्रैकुला वैम्पायर टाइप कोई चीज होती है। मैं तो अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं। और फिर हमने खत लिखा। खत में आपको बताया कि यहां पे एक वैम्पायर, एक ड्रैकुला है, आप आए। उन्होंने आपको भेजा और आप यहां हैं। मेरी बेटी अस्पताल में है, लेकिन हम सब घर वाले बेइंतहा डरे हुए हैं। यह बात अब मां के अलावा सब घर वालों को पता लग चुकी है। जब बेटी जख्मी होकर अस्पताल गई है, वहां पे डॉक्टरों ने भी यह पूछना था कि क्या हुआ। वो तो हमने मुश्किलों से कवर कर लिया, छुपा लिया असर रसूख की वजह से, लेकिन वहां पे भी मुश्किल आ जाती। अब हमें आपकी खिदमत चाहिए। सारी बात आपको समझ आ चुकी है। कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कबीर वर्मा बोला, आपने जो बताया बस मेरे लिए इतना काफी है। आगे क्या करना है मैं देखता हूं। रात हो गई। उस हवेली के मुलाजिम भी खौफजदा थे। उस हवेली में रहने वाला हर शख्स बेइंतहा डरा हुआ था। ये बात कैसे पता नहीं मुलाजमों तक फैल गई थी कि इस हवेली में एक ड्रैकुला है, वैम्पायर, ऐसा ड्रैकुला जो इंसान का खून पी जाता है। सिकंदर अली खान के बाप ने मरने से पहले बताया था कि वो जो पढ़ाई करने वाले लोगों से सलीमुद्दीन ने राब्ता किया था, वहीं पे फिरोज अली खान ने भी एक पढ़ने वाले से राब्ता किया था और उससे पूछा था ये है कौन, तो उसने उसे बताया था वो एक बहुत बड़ा शैतानी अमल कर रहा था और वो तकरीबन अपने शैतानी अमल को मुकम्मल ही करने वाला था कि वहां पे सलीमुद्दीन पहुंच गया। इसलिए उसने सलीमुद्दीन को इग्नोर किया। बस वो अपना चाहता था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है, वो अपना अमल मुकम्मल कर ले। लेकिन जंगल में शिकार खेलने गया हुआ सलीमुद्दीन इस अंदाज में उसके सामने जाकर खड़ा हो गया कि उसके अमल में रुकावट बन रहा था। उसने उससे सवाल पूछा, उसने उससे जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ पढ़ना चाहता था। वहीं पे सलीमुद्दीन को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसने उसे उठवा लिया। उसने मार तो दिया, वो जो ताकत, वो जो शक्ति हासिल करना चाहता था उसे वो तो ना मिल सकी, लेकिन मरने के बाद उसकी हमजाद, उसका उसकी रूह, उसकी आत्मा लौट आई ड्रैकुला बन के। वो मर गया था, मरने के बाद वो फिर से जिंदा होकर आ गया है। ये बातें जब बाप ने सिकंदर अली खान को बताई थी तो उसको कुछ भी यकीन नहीं आया था, लेकिन बेटी के जख्मी होने के बाद उसने जब सारा कुछ कबीर वर्मा जासूस को बताया तो कबीर वर्मा ने रात होते ही हवेली का चक्कर लगाने का फैसला किया। वो हवेली के मुलाजिम के साथ एक एक कमरे की तरफ जा रहा था, कमरों को देख रहा था। कई कमरे उसमें से बंद पड़े हुए थे, कुछ कमरों में रिहाइश इख्तियार की गई थी। एक बहुत शानदार आला किस्म की हवेली थी। वो हवेली के मुख्तलिफ कमरों में घूमता, इधर उधर चक्का लगाता, काफ़ी देर फिरता रहा और उसके बाद मुलाजिम से कहा, ठीक है, मुझे अब मेरे कमरे तक पहुंचा दो। कबीर वर्मा चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसका वो जो लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल था उसके पास, उसने वो निकाला और निकाल के तकिए के नीचे इस अंदाज में रख दिया कि बावक्त ज़रूरत फौरी तौर पे मैं उठाऊं और मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। क्या आया वो ड्रैकुला है, इंसान है, शैतान है, जिन है, आत्मा है, भूत है, बदरू है, चुड़ैल है, कौन है मैं देख सकूं। वो एक जासूस था। जासूस कभी भी दूसरों की बात पे यकीन नहीं करते। वो सब कुछ अपने दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। जो उन्हें समझ आता है वो उस पर अमल करते हैं। बाज़ों का लोग डरे हुए होते हैं, किसी भी चीज़ को जिन भूत बना लेते हैं। उनका वहम, उनका खौफ उनको जिन दिखा रहा होता है। हकीकत ऐसे नहीं होती, इसलिए वो खुद सारा कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था। वो सो चुका था कि एकदम से कबीर वर्मा की आंख खुली। उस बड़े से गेस्ट हाउस का जिसके अंदर वो सोया हुआ था, वो उस वक्त गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, वैसे वो तो एक बेडरूम था, उसका दरवाज़ा खुद ब खुद
खुल रहा था। उसकी जैसे ही आंख खुली उसने देखा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, और दरवाजा खुलने के बाद अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा था जैसे उसने कहानी सुनी थी जो उसको सिकंदर अली मिर्जा ने सुनाई थी। उसके वजूद पर कोई लिबास नहीं था सिवाय एक लंगोट जिसने उसने अपने मखसूस आज़ा को छुपा रखा था। उसकी टांगें जिस तरह पहलवान लंगोट बांधते हैं, पेट नंगा होता है, टांगें नंगी होती हैं, मखसूस आज़ा को छुपाया जाता है, ऐसे ही लंगोट बांधे हुए, गले में कई मालाएं पहनी हुए, उन मालाओं में जानवरों की जैसे हड्डियां होती हैं ऐसे हड्डियां पड़ी हुई थीं। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, सफेद आंखें जो खून की तरह सुर्ख थीं। वो चलता हुआ जब आया तो उसके सर के बाल इस तरह लहरा रहे थे जैसे काले सांप हों। वो चलता हुआ आया और बिल्कुल कबीर वर्मा के सामने खड़ा हो गया, और कबीर वर्मा से वो मुखातिब हुआ, सुन, मेरी तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई इस खानदान के साथ है। बेहतर है तू यहां से चला जा, इसमें बीच में मत कूद, वरना याद रखी मैं तेरा भी खून पी जाऊंगा। और जब वो बात कर रहा था तो कबीर वर्मा को उसके दो ऊपर वाले बड़े दांत और दो नीचे वाले बड़े दांत क्लियर नजर आ रहे थे। उसने ये कहा और वो वहीं खड़े खड़े मुड़ गया वापस जाने के लिए। उसके दांतों को देख के क्लियर कबीर वर्मा को पता लग गया था कि ये कोई वाकई ड्रैकुला है। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा, कबीर वर्मा ने अपने तकिए के नीचे से पिस्तौल उठाया और सीधा एक गोली उसकी कमर में डाली। वो गोली जैसे ही जाके उस ड्रैकुला को लगी है तो उसके वजूद ने एक झटका खाया है। उसका वजूद ऐसा नहीं था जैसे इंसान का वजूद होता है, उसका वजूद ऐसा था जैसे आर पार भी आप देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट, जिसके आप आर पार भी देख सकते हैं, ऐसा वजूद था। लेकिन उसको गोली बकायदा लगी, उसने झटका खाया और तेजी से वो मुड़ा गुस्से से हमला करने के लिए कि इसने मेरे ऊपर गोली चलाई है। वो जैसे ही हमला करने के लिए मुड़ा तो उसने दो गोलियां धज धज उसके सीने पे फायर कर दी। दो गोलियां जब उसके सीने पे लगी हैं तो उसको शदीद झटके लगे हैं। इससे पहले कि चौथी गोली, पहली उसने कमर में मारी थी, दो सीने में, तीन हो गई, चौथी वो और मारता तो एकदम से वो इतनी तेजी से बाहर भागा कि गायब हो गया। गोलियों की आवाज पूरी हवेली में सुनी गई थी। सब जाग चुके थे। नवाब सिकंदर अली खान भी जाग गए थे। वो सीधे कबीर वर्मा के कमरे के अंदर पहुंचे और उससे पूछा क्या हुआ है, ये गोलियों की आवाज कैसी थी। तो उसे बताया गया, कबीर वर्मा ने बताया, हां वो मेरे कमरे में आया था मुझे कहने के लिए कि मैं यहां से चला जाऊं वरना वो मुझे मार डालेगा। कबीर वर्मा ने जैसे ही अपनी बात मुकम्मल की तो एकदम से भागता हुआ एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और नवाब सिकंदर अली खान से कहा, जल्दी से आइए साहब, जल्दी से आइए। वो घबराया हुआ था, बोला क्या हुआ है। वो जल्दी से बाहर गए, कबीर वर्मा भी उनके पीछे बाहर गया। जब वो वालदा के कमरे के बाहर पहुंचे तो क्या देखते हैं, वालदा खून में लथपथ जमीन पर पड़ी तड़प रही हैं। किसी ने वालदा के गर्दन को, नरखड़े को उधेड़ डाला था, उसकी गर्दन पूरी लहूलुहान थी और वालदा तड़पते तड़पते वहीं पे मर गई। ये बिल्कुल गर्दन पे वैसे निशान थे जैसे उनकी बच्ची पे थे। बच्ची को तो वो चीड़ फाड़ नहीं कर सका था, लेकिन मां को वो चीड़ फाड़ करके मार गया था। यकीनन बच्ची तो बच गई थी, लेकिन घर में एक फर्द मर चुकी थी, मां मर चुकी थी। उस शैतान ने उस मां को मार दिया था।
रात सब ने जागते हुए गुजार दी और जब सुबह हुई तो पुलिस आ गई। अब वो नवाब साहब थे, उनका असर व रसूख था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी तफ्तीश तो करनी थी। कबीर वर्मा को भी बुलाया गया, उससे पिस्तौल के बारे में पूछा गया, उसका लाइसेंस देखा गया, उसकी कंपनी का पूछा गया, उससे कई सवालात पूछे गए। एक कत्ल हुआ था इस घर में, लेकिन नवाब सिकंदर अली खान ने ऊपर अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके पुलिस से ये ऊपर से कहलवा दिया था कि ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, टीवी पे अखबारों में नहीं जानी चाहिए, इसको दबा देना चाहिए। पुलिस ने अपनी तफ्तीश की, मुलाजमों ने भी यही गवाही दी, नवाब साहब ने भी, और एक जासूस जो घर में मौजूद था उसने भी यही गवाही दी थी कि किसी ने उनको नहीं मारा, कोई ऐसी शैतानी मखलूक है जिसने मारा है। और कबीर वर्मा भी उसी की ही जासूसी करने के लिए, उस मसले को हल करने के लिए यहां पे पहुंचा गया है। पुलिस ने फौरी तौर पे उनसे कहा, ठीक है, कबीर वर्मा से कहा, अब आप चले जाइए, यहां रुकिए मत, क्योंकि ये मामला बाहर निकल गया तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। हम जल्दी से इस मामले को दबा देते हैं। ऊपर से भी प्रेशर आया है कि इस मामले को बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए नवाब साहब से कहा गया कि वो अपनी वालदा को नमाज़ जनाजा पढ़ के दफनाएं और इस केस को दफनाएं, और ये जो जासूस साहब हैं कबीर वर्मा, इनको कहें ये फौरी वापस रवाना हो जाएं। अब मामला इस तरह हो चुका था, एक कत्ल हो चुका था, कबीर कुछ भी नहीं कर सका था, क्योंकि मुलाजिम ने जो एक बयान दिया था जिसको नवाब सिकंदर अली खान ने कहा था ये पुलिस को मत बताना, और उसको चुप करा दिया गया। उसका कहना यह था कि जब आप लोग भागकर पिस्तौल की आवाज पे कबीर वर्मा के पास गए, मैं भी उसी तरफ जा रहा था कि मुझे एक दौड़ने की आवाज आई। मैं भागता हुआ उस तरफ गया कि ये किस चीज की आवाज है, तो मैं कमरे के बाहर ही पहुंचा था कि मेरे कानों ने ये क्लियर आवाज सुने थे, आज तुझे मार रहा हूं, एक एक करके तेरे पूरे खानदान को मारूंगा, ठीक 2 दिन बाद मैं तेरे बड़े बेटे सिकंदर अली खान को मारूंगा। और उसके बाद ऐसी आवाज आई जैसे किसने अपने दांत गर्दन में गाड़ दिए हों और वो नोच रहा हो, काट रहा हो। और मैं जब तक अंदर जाता या देखता मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं इतना खौफजदा हो गया, मैं डर गया, मैं नहीं अंदर जा सका। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे सामने दरवाजा खुला और कोई इतनी तेजी से बाहर गया, मैं उसको देख नहीं सका। हाँ, मुझे यह जरूर महसूस कर सका हूं कोई शां करके गया है, इससे ज्यादा मैंने उसको नहीं देखा, वो इतनी तेज था। उसको इस बात से रोक दिया गया, पुलिस को यह खबर नहीं दी गई, लेकिन उस मुलाजिम ने कहा मैं अब यहां नौकरी नहीं करूंगा, वो भी चला गया। अगली बारी सिकंदर अली खान की थी, वो भी 2 दिन बाद। जब कबीर वर्मा से कहा गया अब आप यहां मत रुकिए, क्योंकि आपकी वजह से जो आपने बताया है कि आपको भी वो धमकी लगा के गया है, क्योंकि कबीर वर्मा ने उसको बता दिया था कि मैंने उसके गोली क्यों चलाई। तो तभी नवाब सिकंदर अली खान ने उससे कहा क्या आप वैम्पायर ड्रैकुला को मानते हैं? उसने कहा हाँ। उसने कहा जब मैंने आपको बताया सारी बात कि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया था? उसने कहा आ गया था यकीन, क्योंकि उसने कहा, नवाब साहब ने कहा मैंने तुम्हें बताया कमरे के अंदर कोई भी नहीं था, दरवाजा बंद था, कुत्ते का भौंकना, किसी का आना, नजर ना आना, हमने पूरे कमरे की तलाशी ली थी, कोई भी नहीं था, वो बंद दरवाजे से अंदर आया था। और आपने जब उसे देखा वो अंदर आ गया है, आपने उसके दांत भी देख लिए, उसकी आंखें भी उसी तरह लाल सुर्ख देख ली, तो फिर आपने उस पर गोली क्यों चलाई? आप नहीं जानते ड्रैकुला को तो गोली भी नहीं लगती। तो कबीर वर्मा बोला गोली लगती है। आपने जब खत लिखा था पूरी तफसील बताई थी, तो मैंने ड्रैकुला के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, क्या वाकई होते हैं नहीं होते, और कहानियां हैं, फिल्में हैं, बहुत कुछ है, रिसालों में है, लेकिन उसके बारे में जो मैंने पढ़ा था, अगर उनको कोई गोली लगती है तो वो चांदी जिससे उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, गोली के आगे अगर चांदी को लगा दिया जाए और ये चांदी की गोली अगर उनके दिल वाली जगह के अंदर चली जाए तो ड्रैकुला मर जाते हैं। या
लकड़ी की बनी हुई कील उनके दिल के अंदर गाड़ दी जाए तो फिर ये मर जाते हैं। जब तक वो कील इनके दिल के अंदर गड़ी रहेगी ये मुर्दा रहेंगे। अगर उस कील को कोई निकाल देता है तो ये मर जाएंगे। लेकिन अगर गोली पे चांदी लगा के मारा जाए और दिल की जगह पे निशाना लिया जाए, वो गोली चांदी से भरी हो, चांदी के आगे लगा हो, तो वो उसको जख्मी जरूर कर सकती है। तो मैंने जब ये पढ़ा था तो मैं चांदी की गोलियां बनवा कर लाया था। मैंने उसे जो गोलियां मारी हैं वो चांदी की गोलियां थी, इसलिए उसका वजूद झटके ले रहा था। लेकिन नवाब साहब ने उसे कह दिया, हम अपनी फैमिली को मजीद तकलीफ में नहीं डाल सकते, हमने यही फैसला किया है, हम हवेली छोड़ने जा रहे हैं, आप भी यहां से चले जाइए। पुलिस के कहने पे फौरी तौर पे कबीर वर्मा जब अपना बैग तैयार कर चुके तो घर वाले भी अपना सामान जो था पैक कर चुके थे। फौरी तौर पे उस हवेली को छोड़ने का फैसला हो चुका था। कबीर वर्मा भी भागते हुए स्टेशन तक पहुंचे थे और उनको सेकंड क्लास का जो टिकट मुश्किल से मिल चुका था, उन्होंने फैसला किया था फर्स्ट क्लास का मैं बाद में ले लूंगा, वो लेकर ट्रेन में सवार हो गए। लेकिन अभी तक जो वाकया, जो चीज़ें उनकी आंखों के सामने हुई थी, वो उसने उनको उलझाए हुए थी कि वो बेइंतहा परेशान थे। और वहीं बैठे हुए साहब जो पहले उनसे बात नहीं कर रहे थे, बाद में किताब बंद करके उसकी कहानी को सुनने के मुंतजिर थे, आदर्श त्यागी। और जब उन्होंने उसे कहा मैं सुनने के लिए तैयार हूं, तो उसने वो अपनी सारी दास्तान जो अभी तक उसके साथ हुई थी, वो परेशान था क्योंकि सफर करते, कहानी सुनाते सुनाते रात हो चुकी थी। ट्रेन छक 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 एक तेज रफ्तार से चलती हुई एक मखसूस चक चक की आवाज के साथ आगे बढ़ रही थी। खिड़कियों के बाहर अंधेरा था। शायद वो किसी देहात से, किसी वीरान इलाकों से, किसी वीरान जगहों से जा रहे थे, जिसकी वजह से दूर दूर कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। अंधेरा ही अंधेरा था। उस केबिन के अंदर सिर्फ लाइट जल रही थी। कबीर वर्मा कहानी सुना रहा था और सामने बैठा शख्स कहानी सुन रहा था। कबीर वर्मा ने जब कहानी खत्म की कि अब मैं फिर भागते हुए यहां पे पहुंचा, इसलिए टिकट भी दूसरी मिली और मैंने फर्स्ट क्लास की टिकट उससे बनवाई है, टिकट कलेक्टर से। ये मेरी कहानी है। तभी उस शख्स ने जो सामने बैठा था, कहानी सुन रहा था, उसने कहा वो जो ड्रैकुला था, तुमने जो कहानी सुनाई है उसमें उसने, नौकर ने जो सुना था, उसने कहा था ठीक 2 दिन बाद मैं सिकंदर अली खान को भी मार दूंगा। कबीर वर्मा बोला हां, उसने यही सुना था और यही बताया था। तो वो शख्स बोला उसने 2 दिन का क्यों कहा था? कबीर वर्मा सोचते हुए बोला हां, ये उसने लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। उसने 2 दिन के लिए क्यों कहा था? तो सामने बैठे हुए आदर्श त्यागी ने कहा उसने 2 दिन का इसलिए कहा था कि 1 दिन बाद वो इसे इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसने 1 दिन किसी और को मारने के लिए रखा था और दूसरे दिन वो सिकंदर अली खान को मारेगा। और उसने ये कहते हुए अपनी वो काली ग्लासेस जो अभी रात को भी उसने लगा रखी थी, कबीर वर्मा यही सोचता रहा कि कहानी सुनते हुए इतना मस्त हो गया कि ऐनक उतारना भी भूल गया है। लेकिन उस लम्हे उसने अपनी जैसे ही ग्लासेस उतारी तो आंखें देखते ही कबीर वर्मा 1 सेकंड में पहचान गया, आदर्श त्यागी असल में वही ड्रैकुला है जो इस वक्त रूप धार के उससे पहले ही ट्रेन में सवार हो चुका था। और तभी वो ट्रेन के ऐसे डब्बे में सवार था जहां पे रोशनी नहीं पड़ रही थी, शोर भी बहुत कम था, खिड़कियां बंद थी, सिर्फ लाइट जल रही थी। दिन की रोशनी में भी अंदर सिर्फ कमरे की रोशनी थी, उस डब्बे की रोशनी थी, बाहर की सूरज की किरणें अंदर नहीं आ रही थी। वीआईपी डब्बा था। और जब उसने, आदर्श त्यागी ने अपनी ग्लासेस उतार के उसको अपनी आंखें दिखाई और बता दिया, उसने इसलिए कहा था 2 दिन बाद, 1 दिन पहले उसने किसी और को मारना था और वो थे तुम। लेकिन
कबीर वर्मा जो उसकी ऐनक उतारते ही उसकी आंखों को देखते ही पहचान गया था, उसी वक्त अलर्ट हो गया। उसने अपना पिस्तौल जो साइड पर लगा रखा था, फौरी तौर पे उसका हाथ उस पिस्तौल की तरफ गया और उसने आहिस्ता से अपने उस कोट की जेब से पिस्तौल को इस अंदाज में पकड़ लिया कि फौरी तौर पे वो गोली चला सके। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उठता हुआ उसकी तरफ आ रहा था, उसका खून पीने के लिए, उसको मारने के लिए, क्योंकि वो आदिल त्यागी उसे बता चुका था कि एक रात पहले वो किसी और को मारेगा और दूसरी रात वो सिकंदर अली खान को मारेगा। और जैसे ही वो उसके करीब आया, वो इतना मुतमईन था, उसे किसी बात का कोई डर नहीं था कि इस ट्रेन के डब्बे में कौन उसे रोकेगा, कौन उसे टोकेगा, कौन उसे पीछे हटाएगा। लेकिन वो जैसे ही करीब हुआ, उसने अपना पिस्तौल निकाला और सीधा उसके दिल वाली साइड पर डज 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 3 गोलियां चला दी। आदिल त्यागी इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो जैसे ही गोलियां उसके दिल के जगह पे लगी तो एक गोली सही ठीक मकाम पे जाके लगी, क्योंकि एक गोली चांदी की ही बनी हुई थी। वो सारी गोलियां चांदी की थीं। और जैसे ही उसके दिल पे गोली लगी तो उसके मुंह से और दिल से खून निकला, बाकायदा खून निकला। 2 गोलियां जहां पे लगी थी वहां से खून नहीं निकला, दिल वाली जगह से एक गोली लगने से खून निकला और मुंह से खून निकला। और उसी वक्त तेजी से उड़ता हुआ वो एक साया सा बना, जैसे शैडो होता है, और शैडो खिड़की के जरिए बाहर निकल गया। कबीर वर्मा मुस्कुराया। उस ट्रेन के शोर में, उस डब्बे के अंदर जहां कोई और मुसाफिर नहीं था, उस वीआईपी जगह पे सिर्फ वो दोनों बैठे थे, वहां पिस्तौल की आवाज किसी ने, गोली की आवाज किसी ने भी चलते हुए नहीं सुनी थी। वहीं पे कबीर वर्मा मुस्कुराया और बोला, मैं पूरी तैयारी के साथ आया था आदर्श त्यागी, कि कुछ ड्रेकोला रातों को बाहर निकलते हैं और कुछ दिन की रोशनी में बाहर आते हैं। कुछ ड्रेकोला दिन को सोते हैं और रात की तारीकी में बाहर निकलते हैं, और कुछ जो और भी ताकतवर हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी में तो नहीं आते, लेकिन दिन को भी घूमते फिरते हैं, सूरज की रोशनी से बचने की कोशिश करते हैं। मैं भी जब इस डब्बे में सवार हुआ था तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे सामने बैठा हुआ ये वही आदर्श त्यागी ड्रेकोला है। लेकिन उस घर से निकलते हुए मैं ये फैसला कर चुका था कि वो बहुत ताकतवर है। मैंने उस पर गोलियां चलाई हैं, गुस्से में उसने नवाब साहब की मां को मार डाला है, लेकिन कैसे हो सकता है वो मेरे पीछे नहीं आएगा। मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था वो मेरे पीछे आएगा, लेकिन दिन की रोशनी में नहीं, रात को। तो मैंने अपना पिस्तौल घर से निकलते ही चांदी की गोलियां उसके अंदर डाल दी थी और उसको पहले से ही तैयार रखा था कि अगर कहीं पे भी सामना हो जाए तो मुझे पिस्तौल को लोड ना करना पड़े, बल्कि मैं उसी टाइम निकालूं और फौरी तौर पे, क्योंकि ड्रेकोला जब हमला करते हैं तो मौका नहीं देते। तो मैंने पहले से ही तैयार रखा हुआ था। आदर्श त्यागी, तुमसे गलती हुई कि तुमने ग्लासेस उतार के मुझे अपना आप दिखा दिया, क्योंकि तुम मुतमईन हो गए थे कि कुछ नहीं होगा। मैं अच्छा जासूस शायद अपनी कंपनी में माना भी इसलिए जाता हूं कि मैं जब तक केस को हल ना कर लूं, मैं सही तरीके सो भी नहीं सकता, जागता रहता हूं कि कोई पॉइंट मिस ना कर दूं। तो इस जगह पे ये मैं पॉइंट कैसे मिस कर देता। आदर्श त्यागी, जब मैं इस डब्बे में सवार हुआ था तो तुमने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया था कि मैंने कहा था मैं अगर यहां बैठूं आपको कोई इतराज तो नहीं। तुमने जवाब देना भी मुनासिब ना समझा, मैं इसको नॉर्मल समझा था। लेकिन बाद में जिस अंदाज में तुमने मेरी कहानी में इंटरेस्ट शो की थी कि सुनाऊं, मैं तुम्हें सुनाना नहीं चाहता था, फैसला कर रहा था सुनाऊं या ना सुनाऊं, हल्का फुल्का बताना चाहता था। लेकिन जिस तरह तुम तवज्जो से सुनने के लिए तैयार थे तुम्हारे, उस वक्त मुझे हल्का सा शक जरूर हुआ था, लेकिन फिर भी यकीन नहीं था। लेकिन मैं तैयार इसलिए था, हो सकता है वो ड्रेकोला इस डब्बे में सवार हो जाए, और वो जितनी तेजी से सवार होके आएगा तो मुझे अपने बचाव के लिए सिर्फ यही करना है कि इस पिस्तौल को निकाल के सीधी उसको गोलियां मारनी है। लेकिन ये तैयार नहीं था कि सामने बैठे हुए शख्स को गोलियां मारनी होगी। और जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो नवाब साहब से राब्ता किया गया और नवाब साहब को सारी सूरत हाल बता दी गई कि ट्रेन के डब्बे में वो मिल चुका था मुझे, और वो चांदी की गोलियां जो मैंने पहले उसे मारी थी, जिससे उसके जिसमें झटके लिए थे और गुस्से में उसने आपकी मां को मारा, वही एक गोली उसके दिल पे लग गई है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा, वो मर चुका है।
मैंने कई चीज़ें पढ़ने की कोशिश की थी, बस इतना ही उनके बारे में जा चुका हूँ। हाँ, ड्रैकुला होते हैं। क्या इंसान का हमजाद ड्रैकुला बन जाता है? इंसान की आत्मा ड्रैकुला बन जाती है? इंसान की रूह हम ड्रैकुला बन जाती है? या कोई ऐसी शक्ति मिल जाती है, कोई ऐसी ताकत मिल जाती है जिसके बाद ये ड्रैकुला मिल जाते हैं, बन जाते हैं और खून पीने से और ताकतवर हो जाते हैं? मुझे बहुत तफसील तो नहीं पता लगी, लेकिन इतना ज़रूर पता लग गया था कि लकड़ी की कील या चांदी की बनी हुई गोली इनको ज़रूर नुकसान पहुंचा सकती है। अब आप यकीन कीजिए, आप उस हवेली में जा सकते हैं और वहां पर रह सकते हैं। लेकिन नवाब सिकंदर अली खान इतने घबराए हुए थे अपनी फैमिली के साथ कि उन्होंने कहा, अभी नहीं। अगर आपकी बात सच भी मान ली जाए, आपने उसको मार दिया है, तो हम फिर भी कुछ अच्छा इंतज़ार करेंगे। उसके बाद वो काफ़ी ऐसे लोगों से राब्ते में रहे जो वाकई इल्म जानते हों और अपने इल्म की ताकत से बता सकें कि क्या वाकई वो मर गया है। तो काफ़ी लोगों से पूछते रहे, किसी ने कहा नहीं ज़िंदा है, मर गया है, कोई कुछ कहते रहे। लेकिन वहीं पे एक दिन नवाब सिकंदर अली खान जब जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो वापसी पे एक शख्स ने उनके साथ मुसाफा किया। नूरानी शक्ल वाले थे, एक बुज़ुर्ग से थे और उससे ख़ुद मुखातिब हुए कि बेटा, उसने सही कहा है। जिस सवाल की तलाश में तुम कई लोगों से रब्ता कर चुके हो, वो खून पीने वाला मर चुका है। अब वो मज़ीद किसी का खून नहीं पिएगा। तुम अपनी हवेली में जाकर रहना चाहो तो रह सकते हो। वो एकदम से चौंके और नवाब साहब उससे बोले, आप कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा, ना ही आपसे कोई सवाल पूछा है, तो आपको ये सारा कैसे मालूम है? तो वो बोले, बहुत सारी बातें आपको मालूम नहीं होती, बहुत सारे लोगों को आप जानते भी नहीं हैं। हो सकता है आज आपसे मुलाकात हुई है, दोबारा मुलाकात भी ना हो, लेकिन बेटा, मैं अल्लाह का मानने वाला हूं, उसी खुदा का कलमा गो हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। और जब खुदा का मानने वाला, खुदा का अकीदतमंद, खुदा से मोहब्बत करने वाला तुम्हें कभी कोई बात बताए तो वो झूठ नहीं होती। डरो मत, तुम बेइंतहा खदशात में घिरे हुए हो। तुम अक्सर ये भी सोचते हो, ये भी सोचते हो, ये भी सोचते हो। उन बुजुर्ग ने उसके दिल की वो बातें भी बता दी जिससे उनको झटका लगा और कहा, और ये तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम यकीन कर सको वो मर चुका है। और हां, ये तस्बीह ले लो, इस तस्बीह पे हर वक्त अल्लाह के इस नाम का जिक्र करते रहना। जब भी डर लगे तुम्हारा डर ख़त्म हो जाएगा, और जब डर ख़त्म हो जाए इसी तस्बीह को लेके उसी हवेली में रहने के लिए चले जाना। बाकायदगी से ये तस्बीह पढ़ते रहना, तुम्हारा खौफ भी ख़त्म हो जाएगा और तुम हवेली में रह सकोगे। नवाब सिकंदर अली खान उस तस्बीह को पढ़ते रहे और वाकई आहिस्ता आहिस्ता उनका खौफ ख़त्म हो गया। फिर वो अपनी फैमिली को घर छोड़ के वहाँ हवेली में नहीं लेके गए, अकेले गए। वहाँ पे कई दिनों तक रहते रहे, उनको कुछ भी वहाँ महसूस ना हुआ। अल्लाह के ज़िक्र में इतनी उनकी इबादत में वो मशगूल हो गए उसके बाद कि फिर उनका डर खौफ ख़त्म हो गया। अल्लाह की इबादत उनके अंदर इस अंदाज में समा गई कि हर वक्त वो इबादत में रहते, और फिर अपनी पूरी फैमिली को भी वहाँ ले गए हवेली में। और उधर उन्होंने कबीर वर्मा को फ़ोन करके बता दिया कि तुम्हारी बात सच हुई, और कैसे बुज़ुर्ग ने उनको बताया था वो सारा कुछ उनको बता दिया। अब वो उसी हवेली में रह रहे हैं, अब फिक्र की कोई बात नहीं। वक्त गुजरता रहा। कबीर वर्मा ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इंसान ने क्या क्या ज़िंदगी में देखा, कौन कौन से केस हल किए, कौन कौन से पेचीदा केस थे और कौन कौन से ख़तरनाक, वो ज़रूर दुनिया को बताना चाहता है। लेकिन कबीर वर्मा ने मरने से पहले अपनी ये सच्ची कहानी लिख दी थी कि दुनिया इस कहानी को पढ़ सके कि मैंने सुराग रसानी के दौरान कैसा अजीबो गरीब केस हल किया था। आज आप लोगों ने भी ये कहानी सुनी, तो आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।